तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन वन शॉट फॉर नीट 2026 क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। अब ग्रेविटेशन में मैं थोड़ा ज्यादा टाइम उन पॉइंट्स पे लूंगा जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ते। फॉर एग्जांपल जो F इज इक्वल टू जी m1m2/r² है, जो k q1q2/r² है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो पॉइंट्स मैच करते हैं इजीली उस तरफ हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करना है। वो पॉइंट्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं आते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेटरी मोशन है, आपका कैप्लर्स लॉ आ जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है या सैटेलाइट मोशन है, वेरिएशन इन स्मॉल जी ड्यू टू हाइट ड्यू टू डेप्थ, तो ये जो है रोटेशन की वजह से जी पे जो फर्क पड़ता है, इन पॉइंट्स पर थोड़ा अपने ज्यादा वेटेज देंगे क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सी मैं बात करता हूं बेटा, बेसिक प्रॉपर्टीज में आपसे बात करता हूं। ग्रेविटेशन में सबसे पहले स्टार्ट वेटेज पॉइंट से करता हूं। क्या मैं कह दूं कि ये जो है जी ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है भाई, कभी भी इसमें रिपल्शन होने का कोई चांस नहीं होता। इस फोर्स की वैल्यू है F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, या आपका मन करे तो कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर वैल्यू होती है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? कोई भी दिक्कत बेटा इसके अंदर नहीं है। अब बात आती है कैपिटल G क्या है सर? कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिमाग लगाना, यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा, जिसको कहते हैं बेटे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, पूरे यूनिवर्स में सेम है। ये क्यों सेम है? ध्यान देना बेटा, जब इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करते हो ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा। आप नीट टारगेट बैच में हो, आपको ऐसा नहीं कि k q1 q2/r² फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, वहां पे जो k आप पढ़ोगे ना 1/4πε0, वो मीडियम डिपेंडेंट होगा, वो मीडियम के साथ चेंज हो जाएगा। ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है बेटा, ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। कैपिटल G यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य, सब जगह सही एक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूं, फोर्स डज नॉट और डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। फोर्स बेटा मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, ये बात ध्यान से सुन लेना। ये छोटे छोटे नीट के क्वेश्चन, छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाला कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है एग्जामिनर साहब का दिल पसीज जाए और वो इजी क्वेश्चन दे दे। इजी क्वेश्चन देंगे तो हो सकता है कि आपसे बोल दे कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक और इन ग्रेविटेशन फोर्स विच फोर्स चेंजेस विद चेंज इन मीडियम। मीडियम चेंज करने से कौन से फोर्स पे फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर मीडियम चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ग्रेविटेशनल फोर्स पे थोड़ा उल्टा बोल गया बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर मीडियम चेंज करने से फर्क पड़ता है। ऑन द अदर हैंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी मीडियम चेंज करोगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात बिल्कुल ठीक है, एकदम ध्यान रखना इस बात को। फिर एक और जरूरी बात, उस जरूरी बात में देखो बेटा, सिर्फ जरूरी बात ध्यान रखना। जरूरी बात इसलिए क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं बेटा, 11th नहीं पढ़ रहे। एक और बेटे जरूरी और बढ़िया धुरंधर बात इसके अंदर है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि जी कैपिटल G की डायमेंशन बताओ बेटे क्या होती है, जल्दी बताओ। कुछ m-1 L3 T-2 होती है क्या? सॉल्व करना भाई, मुझे याद नहीं है, हो सकता है मैं गलती कर दूं। m-1 L3 T-2 होती है क्या कैपिटल G? चाहे तो थोड़ा सा दिमाग यहां पे साइड में लगा लें जी सर। कैपिटल G इज इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना होता है बेटा जी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर नहीं बेटे, किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। m1 L2 T-2, और बेटे ये कितना हो जाएगा? m1 L3 T-2 डिवाइड में बेटे 2 m स्क्वायर लगा दो, m-1 L3 T-2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ बेटे। हो जाएगा। आप लोग बेटे इसको स्टेटस लगा सकते हैं, जो आपने वीडियो का जो आपका क्या कहते हैं शेयरिंग ऑप्शन है, इनकेस की कोई और भी इसको देख लेगा साथ में। अब एक बात जरूरी जो आपको ध्यान रखनी है, कैपिटल G की डायमेंशंस। नीट का पेपर उठाओ बेटा, 3 बार ना मिले तो बोल देना। डायरेक्ट भी पूछा गया एक जमाने में,
कैपिटल जी स्मॉल एच का भाई बन के भी, मतलब स्मॉल एच इज प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट और कैपिटल जी की डायमेंशन को डिवाइड करके भी पूछा गया है। अंडर रूट जी की पावर या जी की पावर 1/2 कर दूं बेटे, उसके साथ में एच मल्टीप्लाई कर दूं, एनर्जी लगा दूं, तो भी डायमेंशन पूछी गई है। तो विमाएं और मात्रक में डायमेंशंस में कैपिटल जी की डायमेंशन बहुत बार पूछी गई है। दोबारा बोल देता हूं बेटा जी, अगर नीट की तैयारी कर रहे हो या चलो जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, या फिर अपन तो भाई नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से सुनो बेटा, नीट एस्पिरेंट्स स्पेशली 2026 में जाने वालों, कैपिटल जी की डायमेंशन तो याद करके ही रखना हमेशा, क्योंकि पता नहीं नीट वालों को डायमेंशन में कैपिटल जी से बड़ा प्यार है बेटे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट साथ मिला के भी पूछ सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट साथ डिवाइड में भी पूछ सकते हैं, एनर्जी या स्ट्रेस या इलास्टिसिटी वाले से भी पूछ सकते हैं। तो आपको जितना अच्छे से याद रहेगा उतना ही अपना फायदा रहेगा। फिर आपने क्या क्या जरूरी बात याद रखी? आपने जरूरी बात याद रखी बेटा, ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। पहली चीज, ये जो फोर्स है बेटा ध्यान से सुनना, ये जो फोर्स है ये है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब ये हुआ सर कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पर आधारित है, विक्रम वर्ग के नियम पर आधारित है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे आधारित है। कूलम्स लॉ भी तो है, तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों के दोनों डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो बेटा ये इस पर बेस्ड है फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन दोनों अगर लग जाए तो नोटिस करो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शायद 9 × 10⁻⁹ होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4πε0 के, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹। यहां पर कैपिटल जी की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 6.67 × 10⁻11 -11 बेटा, यहां -11 है, वहां प्लस का 9 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस का 9 है, यहां माइनस का 11 है। आप बताओ, अगर दोनों एक साथ लग रहे होंगे तो आपको नहीं लगता कि भाई ये बहुत कमजोर रह जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत पावरफुल हो जाएगा? क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं, इफ देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयर मस्ट बी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू? असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं बेटा, इफ देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयर मस्ट बी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो चार्ज होगा, और चार्ज हमेशा मास पर होगा। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो मास होना जरूरी है, और अगर मास हो गए तो Gm1m2/r² लग जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। पर अगर कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। भाई जरूर थोड़ी मासेस पे चार्ज हो, चार्ज हमेशा मास पर होता है, पर हर मास पर चार्ज होता है नहीं, बेवकूफ इंसान होता है पर हर इंसान बेवकूफ नहीं होता। इसी हिसाब से कह सकते हैं बेटा कि चार्ज मास पर होता है, पर हर मास पर चार्ज है ऐसा नहीं है। इसलिए अगर कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो 100% ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पर अगर कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो मे और मे नॉट भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्लियर है ये बात? कमेंट सेक्शन में बता दो बेटा, बरोबर छे एकदम? हाँ ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है। चलो और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं बेटा। अगली प्रॉपर्टी है F इज सेंट्रल फोर्स। मेरे बच्चे सेंट्रल फोर्स ध्यान रखना, सेंट्रल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैं फिर से लिख देता हूं Fg इज कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव नेचर। बेटे दोनों ही बातें जानो, कंजर्वेटिव नेचर, ये कंजर्वेटिव है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। अरे कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ ही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मतलब आप स्टेटमेंट पढ़ो, आप ये पढ़ो कि सर ये ग्रेविटेशन के फोर्स की एक प्रॉपर्टी है, उसको आसपास से क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, यही तो है बेटे नीट का एग्जाम, यही आपका जेई मेन आएगा, यही आपकी सारी चीजें आती हैं। तो आपने पढ़ा कि Fg इज सेंट्रल फोर्स। सबसे पहले बेटा सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? सेंट्रल फोर्स का मतलब हुआ कि जी ये लगता है सेंटर टू सेंटर, और कैसे लगता है? स्ट्रेट लाइन में। बेटे क्रैश कोर्स है, मैं ऐसे ही लिखूंगा छोटा छोटा, आपको पूरा समझना पड़ेगा बेटे। सेंटर टू सेंटर लगता है, किस में लगता है? स्ट्रेट लाइन में लगता है। तो आप खुद सोचोगे बेटा ये तो डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। मैं आपसे कहूं ये m है, तो क्या
ऐसे लगेगा फोर्स, क्या ऐसे लगेगी डिस्टेंस, ऐसे लगेगी बेटा, ये वाली। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप ये बोलो कि सर सेंटर टू सेंटर लगेगा, तो सेंटर टू सेंटर तो ये ऐसे लगेगा, एक के सेंटर ऑफ मास से दूसरे के सेंटर ऑफ मास तक स्ट्रेट, तो ये सेंट्रल फोर्स है। अब बेटा सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है और फिर कंजर्वेटिव इन नेचर है, इनसे आओ कुछ सीखते हैं, आओ कुछ सीखते हैं बेटे। सेंट्रल फोर्स पे इजी क्वेश्चन नीट पे ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोथ ऑफ देम आर सेंट्रल फोर्स। आसान क्वेश्चन, करेक्ट आंसर। बोथ ऑफ देम आर इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडिंग फोर्स, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये भी सही है। सेंट्रल फोर्स होने से दोनों के अंदर ही जो डिस्टेंस लेते हो वो दोनों के सेंटर के बीच में से लेते हो, ये बात भी सच है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश क्वेश्चन नीट में क्या बन सकता है, आप सोचना बेटे, जो फोर्स एग्जैक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन या एग्जैक्ट बीच में से निकलता है, क्या ये घुमा पाएगा? सोचना, सोचना बेटा। सेंट्रल फोर्स क्या टॉर्क जनरेट कर पाता है? क्योंकि सेंटर टू सेंटर है बेटे, सेंटर टू सेंटर है, तो इधर इसका भी सेंटर, इसका भी सेंटर, सेंटर से सेंटर बेटे फोर्स लग रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, क्या वो घुमा पाएगा उसको? नहीं। इसका मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब यहां पे इसका मतलब बेटा जी टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। अगर टॉर्क जीरो हो गया तो बेटा जी dl बाई dt भी क्या हो गया हमारे पास में? जीरो। इसका मतलब L क्या हो गया हमारे पास में? कांस्टेंट। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आपने कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कभी ग्रेविटेशन में रोटेशन का क्वेश्चन पढ़ा है बेटा? नहीं बनता, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स, सेंटर टू सेंटर, तो बेटा रोटेशन इफेक्ट लाएगा ही नहीं। रोटेशन इफेक्ट लाएगा नहीं तो ऑब्वियसली बात है बेटा कि टॉर्क जो है एक्सटर्नली क्या है? जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स है। चलो अब बात करते हैं बेटे कंजर्वेटिव फोर्स से दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है पहली चीज कि श्रीमान इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, mgh, इसी को तो पढ़ते हो। पहली चीज, इस कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर एक लाइन में, और अब यहां पे क्योंकि बेटा मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, एक और लाइन ऐड कर रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। वर्क डन जो है, किया गया कार्य है, वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। सर इसका क्वेश्चन कैसे बनाओगे? ऐसे बनाएंगे बेटा जी कि मैं कह दूं कि यहां से एक m है बेटा जी, एक मैं कह दूं यहां पे है। अब आप बताओ कि मैं इस मास को यहां से ऐसे बेटे ले जाऊं, इस रास्ते से ले जाऊं, किसी भी रास्ते से ले जाऊं बेटा, वर्क डन अलग अलग होगा या सेम होगा? वर्क डन सेम होगा, सेम वर्क डन। m फोर्स बताओ सर जी, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे घुमा फिरा के फिर यहीं रख दूं और चाहूं तो बेटा सीधे रास्ते से यहां ले आऊं, कोई फर्क पड़ गया क्या? नहीं। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कुछ बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, यहां से बेटा जी और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं श्रीमान इसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म को अब मैं बोर्ड के तरीके से तो नहीं लिख पाऊंगा, वेक्टर फॉर्म में लिखवाऊंगा मेरे बच्चों, F12 इज इक्वल टू -2F1 बेटा जी। इसका मतलब कि F एक्सटर्नल या नेट बेटा जी कितना होता है इसमें? जीरो। जीरो होते ही मेरे बच्चों dp अपॉन dt इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मेरे बच्चों p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम यानी कि बेटे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड। दिमाग लगा लेना, कोई बात नहीं, समझते हैं बेटा। मैं एक चीज में 5-5 चीजें इसलिए लिख देता हूं क्योंकि मैं एग्जामिनर को पकड़ रहा हूं, वो न्यूमेरिकल देगा, नहीं तो बेटा असर्शन रीजन देगा, ट्रू फॉल्स देगा और अपने उसको रख लेंगे इसमें। देखो बेटा वेक्टर फॉर्म में क्या मतलब है? वेक्टर फॉर्म में क्या मतलब है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दिमाग लगाना। एक बॉडी मैं हूं, एक बॉडी ये है बेटे जी, दोनों बॉडी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा। तो सुनो, मेरे पे फोर्स कितना लगा? जिस पर फोर्स निकालना हो उसकी कोई गलती नहीं है। क्या होगा? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन
तो मैंने पूछा कि फोर्स लग किस पे रहा है। अगर मैं कहूं मेरे पे लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो दूसरा मास क्या करेगा, दूसरा मास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो अट्रैक्ट करेगा, तो मुझे अपनी तरफ खींचेगा बेटा। तो क्या ये हो गया। जैसे ही किसी ने पूछा कि सर यहां पे कर्ण यहां पे खड़ा मान लो, अब बताओ हमारे बीच में बेटा फोर्स कैसे लगेगा ग्रेविटेशनल, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब अचानक पूछा गया सर फोर्स ऑन दिस बॉडी ड्यू टू दिस बॉडी, तो मैंने कहा ऑन विच बॉडी, ऑन दिस बॉडी, जिस पर फोर्स लग रहा है, जिस पर फोर्स लग रहा है उसका कोई कसूर नहीं है, तो फोर्स क्या लगेगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये कुछ नहीं कर सकता बेटे, जो करूंगा मैं करूंगा, तो अट्रैक्शन फोर्स है तो मैं अपनी साइड में खींच लूंगा, तो सिंपल बात है बेटा, दोनों एक दूसरे के तरफ जाएंगे। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इसका मतलब सर ये लोग न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करते हैं, यानी कि ये दोनों भाई न्यूटन थर्ड लॉ, दोनों कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी तो करता है। उस टाइम पे इतनी बातें नहीं बताऊंगा, सुन लेना बेटा, ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। अच्छा ये बेटे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं लगा सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड है सर, ये भी क्या है, वैलिड। अजी कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स काम कर नहीं रहा, सो इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, वर्क डन बाय सम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर डूइंग वर्क। तो आपको बता रखा है बेटा कि तुरंत आप क्या लिखोगे, तुरंत आप क्या लिखोगे, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आप ये भी कह सकते हो कि सर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब बेटा जी ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। दिमाग लगा लेना भैया, इसमें से कुछ भी आ जाएगा एग्जाम में, कुछ भी आ जाएगा इसमें से एग्जाम में, तो सोच लेना, एक एक पॉइंट समझ लेना बेटा जी, सब कुछ इसमें वैलिड है। तो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं बेटा वही सारी चीजें हैं, ठीक है ना, कि इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये सारे के सारे पॉइंट ध्यान रखना, इसमें से ग्रेविटेशन के अंदर कुछ भी आ सकता है बेटे, कुछ भी पॉइंट आ सकता है। चलो अब जल्दी से बेटे हम लोग बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं बेटे आगे। चलो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे थे बेटे, सबसे पहले तो हाँ चलो क्या 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 बिल्कुल, F इज इक्वल टू, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, जी m बाई आर स्क्वायर। कैपिटल M बड़ा मास है, स्मॉल m छोटा मास है, मतलब कैपिटल M मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं अर्थ प्लैनेट, स्मॉल m इस्तेमाल करते हैं बॉडी, जैसे वी आर स्मॉल m, दिस इज द कैपिटल M, यानी जिसका फील्ड है। तो यहां से बेटे एक बात का जवाब देना, हम सब लोगों को मैं बदलता रहूं, तो मेरा मास ये है, सुहानी का मास ये है, कर्ण का मास ये है बेटा, ये चंचल का मास है, सुमित का, सबको बेटे मास अलग अलग कर दो, जी कैपिटल M बाई आर स्क्वायर तो नहीं बदलेगा ना। अब आपको सारा आर स्क्वायर क्यों नहीं बदलेगा, अरे कैपिटल M प्लैनेट के लिए ले रखा है मैंने, तो भैया प्लेनेट ऐसे जितना मैं 6400 किलोमीटर पे हूं अप्रॉक्स, तो आप भी तो हो ना, द ओनली डिफरेंस कि मैं स्मॉल m चेंज कर रहा हूं। तो इसको पूरे को हमने नाम दे दिया है स्मॉल जी बेटा, स्मॉल जी। तभी तो हम मुंह उठा के कह देते हैं कि सर ये स्मॉल जी है और ये m है, तो f बराबर mg। ये F बराबर mg कहां से आता है सर, स्मॉल जी वजन लग गया हमारा mg, m हमारा स्मॉल जी अर्थ का, तो तुम्हारा वजन कितना है, तुम्हारा mg, m तुम्हारा स्मॉल जी अर्थ का, तो ये स्मॉल जी किसको रखा है, स्मॉल जी रखा है gm बाई आर स्क्वायर। अजी याद करो ये kq बाई आर स्क्वायर का भाई है, नाम क्या है इसका, नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और नाम बताओ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब जो नाम मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यस बिल्कुल उसी की तरह ही आएगा, बिल्कुल उसी की तरह ही ये आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, नीट का पेपर उठाओ,
शायद 22 या 23 में किसी में बेटे डायमेंशंस पूछी गई हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन, और कई बच्चे चकमा खा गए यार ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है। अरे यार एक्सेलरेशन की ही तो होती है भैया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, LT-2। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलकर नाम आपसे डायमेंशन पूछी हुई थी। 22 या 23 का कोई पेपर चेक करो बेटा, तो उसके अंदर बिल्कुल ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछा हुआ बेटा, स्मॉल जी इक्वल टू GM/R²। अब देखो ध्यान सुनो बेटा, अगर GM कांस्टेंट है तो स्मॉल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² बेटा। तो जरा बताओ कि G और R में ग्राफ क्या बनेगा बेटा जी, हाइपरबोला बनेगा। बेसिक मैथ्स का लेक्चर दोबारा देख लेना बेटा। अगर आपसे G और 1/R² बोल दिया तो कैसा बनेगा, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं पानी पीता हूं बेटा। G और 1/R² में कितना बनेगा, और G और 1/R में कितना बनेगा। G और 1/R² में बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। अरे पूरे 1/R² को x मान लो ना, बन जाएगा बेटा। G और 1/R में कैसा बनेगा, G और 1/R में बताओ तो बताओ। G और 1/R में कितना बनेगा, 1/R बेटे 1/R² से 1/R को x मानना है सर। लिखो लिखो लिखो, G और 1/R² में, सॉरी 1/R में क्या आंसर आएगा, सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो यार, टाइम नहीं है बेटा, कम समय में पूरा टॉपिक खत्म ही करना है अपने को। पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाँ बेटे पैराबोला। देखो 1/R² को 1/R² को मैं 1/R इंटू 1/R भी तो मान सकता हूं। अगर 1/R को x मान लिया, अगर 1/R को x मान लिया तो x इंटू x² बेटा G, वही बात है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² में ये ऐसे बन जाएगा। 1/R² को 1/R इंटू 1/R कर देंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्वेश्चन आता है फॉर प्लैनेट ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी फाइंड कर्व बिटवीन F and R, like बेटे R is radius, R is radius। क्या बनेगा आंसर, जल्दी बताओ, फटाफट 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 बेटे। फॉर अ प्लैनेट ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, ग्राफ बेटा दोनों में क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। बोलोगे 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 बोलोगे। देखो बेटे कांस्टेंट डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी करते ही देखो क्या हो जाएगा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G मास, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन बेटे R², यहां से आता रहेगा। मास को लिख दिया मैंने, क्या लिखा है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3πr³। तो हम क्या करेंगे, हम R² से एक R को उड़ा देंगे। कैपिटल G 4π/3 कांस्टेंट है बेटे, डेंसिटी मैंने खुद कांस्टेंट दे रखी है, मतलब एक्चुअली में यहां पे अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρR है। जब मैं कह रहा हूं इफ डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन अगर डेंसिटी भी कांस्टेंट है तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ग्राफ कैसा बनेगा बेटा जी, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R करते ही क्या, नजर तो आ रहा है ना बेटा, ज्यादा छोटा नहीं हो गया ना। G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R करते ही बेटे ये G है, ये R है और ये ग्राफ है। बोलो
यही होगा। हाँ ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन हो गया जी, और इसमें आ गया ग्राफ। ठीक है, चलो परसेंटेज चेंज पे भी कुछ कुछ बात कर ली जाए बेटे, कुछ कुछ बात कर ली जाए। जैसे परसेंटेज चेंज यहाँ पे डेल्टा जी अपॉन जी परसेंटेज इज इक्वल टू बेटे कैपिटल जी जीरो हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही, कैपिटल जी जीरो क्यों होगा, क्योंकि बेटा जो कांस्टेंट है उसमें चेंज जीरो होता है। तो जब मैं लिखूंगा डेल्टा कैपिटल जी करूंगा तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा कैपिटल एम अपॉन एम, और बेटा जी ये जो हमारे पास 2 डेल्टा आर अपॉन आर है बेटा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 डेल्टा आर अपॉन आर। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना बेटा जी, माइनस का क्यों हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर, ऊपर जाके बेटे माइनस का। हाँ बोल, क्या कर रहे हैं? एफ और आर के बीच पूछा है कि बेटा मैंने? अच्छा अच्छा ठीक है। तो बेटा एफ में भी क्या करोगे? ओके, एक काम करो, इसको तुम स्मॉल जी कर दो ना, स्मॉल जी, मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया बेटे, स्मॉल जी कर दो ना, जी एम बाई आर स्क्वायर। फिर क्योंकि हाँ दोनों के लिए ही, फिर मुझे अगर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि बेटे प्लेनेट की डेंसिटी, तो फिर मैं खाली प्लेनेट के ही मास को वो मानूंगा ना। अगर मैं एफ भी पूछ लूं तो और मैं प्लेनेट की डेंसिटी बोल रहा हूं तो मैं प्लेनेट के मास को ही फिर डिस्कस करूंगा। तो ऑब्वियस बात है कि उसी को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में ले जाऊंगा। हाँ, हालांकि मेरा मतलब बेटा स्मॉल जी से था, स्मॉल जी कर दो, ठीक है ना। अगर प्लेनेट का भी मैं पूछ भी लूं बेटे, तो फिर मैं ह्यूमन जो मास है उसकी तो बात कर ही नहीं रहा हूं, तो जो स्मॉलर मास है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर स्मॉलर मास को आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, फिर कैपिटल एम करोगे, राइट। अच्छा, इसमें इसकी बेटे जरूरत क्यों थी? एक्चुअल में यही फॉर्मूला है, एक्चुअल में इसी से सारा काम चलता है। तुम सोच के देखो बेटे, यहां पे जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है, यहां मैं पूछूं आर बढ़ेगा तो स्मॉल जी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस आर बढ़ेगा, परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन कह दूं बेटा, तो आर बढ़ने से स्मॉल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ना, कम होनी चाहिए। पर जिस प्लेनेट की रेडियस ज्यादा होती है उसका स्मॉल जी कम होता है कि ज्यादा होता है? जुपिटर, मतलब जितना बड़ा प्लेनेट, जितनी बड़ी रेडियस, उसका स्मॉल जी कम होना चाहिए था, लेकिन स्मॉल जी कम होता है कि ज्यादा होता है एक्चुअल में बेटे? स्मॉल जी कम होता है कि ज्यादा होता है एक्चुअल में? उतना ही ज्यादा होता है। तो क्या होता है, क्योंकि सबकी बेटे डेंसिटी जो है वो क्या होती है? कांस्टेंट, ठीक है ना। इस बेसिस पर अपने इसको जज करते हैं। चलो अब यहां बात करते हैं। यहां पे एक बात ध्यान रखना बेटा, कि इसमें मैं आपसे पूछ लूं कि इफ मास ऑफ अ planet is constant and radius is increased by 2%, radius is increased by 2%, find percentage change in G। बताओ बेटा, मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने आपसे बोला बेटे कि मास ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट है, मास को मैंने खुद कांस्टेंट बोल दिया, तो ये वाला तो ये तो पिक्चर से गायब ही हो गया। कांस्टेंट का डेल्टा कितना हो जाएगा? 0। चलो तो अब बताओ कितना हो जाएगा? डेल्टा जी अपॉन जी, लेस देन 5% का क्वेश्चन है, लेस देन 5% का क्वेश्चन है बेटे, सीधा 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 बेटा, माइनस तो लिखा ही है, 2 है, इंक्रीज इंक्रीज मतलब पॉजिटिव साइन, तो माइनस का 2 इंटू 2 बेटे, माइनस का 4%। इसका मतलब क्या हुआ? रेडियस अगर इंक्रीज हुई है, आर इंक्रीज हुआ है बेटा, तो जी हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज, तो डिक्रीज बाई 4%। क्या डिक्रीज बाई आएगा? क्या डिक्रीज? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप ये भी कह सकते थे सर क्यों ये प्लस माइनस के चक्कर में पड़े हो यार? प्लस माइनस के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है? जब मास का खेल खत्म कर दिया तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, तो आर बढ़ाऊंगा तो स्मॉल जी वैसे भी कम ही होगा। अगर मास कांस्टेंट कर दिया तो ये रिलेशन काम करेगा। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर वैसे भी कम होगा। तो ऑप्शन में देख लो बेटा कि अगर इसको बढ़ाया तो ये कम हो गया। लेकिन मान लो अगर मैं आपसे कह दूं कि मास का भी बेटे चक्कर है कुछ, तो मैं कह दूं इफ मास इज इंक्रीज्ड बाय 2% एंड radius is decreased by 0.5%, find
फाइंड परसेंटेज चेंज इन स्मॉल जी। बोलो परसेंटेज चेंज इन स्मॉल जी। बेटे मास इंक्रीज कर दिया, रेडियस डिक्रीज कर दी 0.5%। अब बताओ क्या हो जाएगा बेटे? नाउ व्हाट विल बी आंसर? बोलो बोलो बोलो। ओके ओके ओके, क्या है आंसर? इंक्रीज बाय 3%। ओके देखो बेटा, मैथमेटिकली करना है तो ध्यान से सुनो बेटा। क्या होगा? डेल जी अपॉन जी परसेंटेज इज इक्वल टू डेल एम अपॉन एम परसेंटेज। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस है तो 2% माइनस 2 टाइम्स डेल आर अपॉन आर परसेंट। तो डेल आर अपॉन आर परसेंट बेटे 0.5 यानी कि 1/2%। लेकिन ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज, तो एक बार और माइनस आएगा मतलब प्लस हो जाएगा बेटे। तो ये हो जाएगा 2% प्लस 2, ये कैंसिल बेटा, कितना आ जाएगा? 1%। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 3%। 3% इंक्रीज। अब आप बोल सकते हो सर कि इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। एम बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि वो स्मॉल जी को बढ़ाएगा क्योंकि वो सामने है। आर कम हो रहा है तो भी स्मॉल जी को बढ़ाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों जब एक ही तरफ से बैटिंग कर रहे हैं तो दोनों ऐड ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। कितने लोगों ने ऐसे ही सोच के किया है कि सर दोनों एक ही तरफ से काम कर रहे हैं? यही होगा बेटा, ठीक है। इफ मास इज कांस्टेंट एंड radius is increased by 20%, find new small g and percentage change in small g। दोनों बातें याद रखना। बोलो बेटा क्या होगा? इफ मास इज कांस्टेंट एंड रेडियस इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड परसेंटेज चेंज इन जी। बेटा जी इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान रखो, मेथड क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल इंटू 100%, लेस देन 5%, मोर देन 5%। ध्यान देना सब लोग, ध्यान से बात सुनो। अगर परसेंटेज चेंज लेस देन 5% का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप उसकी पावर या जो भी मतलब क्या कहते हैं परसेंटेज चेंज दिया उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि बेटे यहाँ पे लेस देन 5% का केस है तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करे, आंसर निकाल दिया। मोर देन 5% होते ही आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते। आप इनिशियल को 100 मान लो, फिर वैल्यू निकालो, फिर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। सबसे पहले इनिशियल देखो बेटा, मास कांस्टेंट है तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा? आंसर क्या आएगा हमारे पास में? आंसर हमारे पास में आएगा ये। इसको आप लिख दो g अपॉन जी डैश इज इक्वल टू बेटा आर स्क्वायर। ओरिजिनल यहां आ जाएगा तो क्या करो, शुरुआती r को मान लो 100%। तो बेटा शुरुआत में हमारे पास कितना आ गया? 100। हमने क्या किया है कितना परसेंट बढ़ाया है? 20% बढ़ाता है बेटे, 20% बढ़ाते ही ये कितना हो गया? 120 और पावर में आ गया 2। ध्यान देना, मोर देन 5% का क्वेश्चन ऐसे करना है। इनिशियल को 100 मान लो, फिर देख लो कि 20% बढ़ा है तो 120 हो जाएगा फाइनल, 20% कम किया है तो 80 हो जाएगा फाइनल। इससे न्यू वैल्यू निकालो, फिर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100% कर दो। और अगर लेस देन 5% का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेटे उसमें परसेंटेज वाले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। अब बताओ यहां क्या होगा? आपको नहीं लगता बेटा कि यहां से 0 0 कैंसिल, 12 के स्क्वायर 144, 10 के स्क्वायर 100, कुल मिला के बेटा कुल मिला के हमारे पास जाएगा जी डैश इज इक्वल टू न्यू वैल्यू निकालनी थी ना बेटा, तो ये सामने क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? जी इज इक्वल टू जी डैश और यहां आ जाएगा 1.44। कितना हो गया बेटा? 1.44। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, जी को यहां पे 100 लिख दिया, जी डैश यहां लिख दिया बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जी डैश निकालना था तो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1.44।
ये आ गया। अब परसेंटेज एज निकालना, परसेंटेज एज में क्या करें यार, परसेंटेज एज में जी डैश माइनस जी अपॉन जी इंटू 100% ही तो करना है। तो क्या करोगे, जी अपॉन 1.44 माइनस जी अपॉन जी इंटू 100%। ऐसे भी कर सकते हो, शुरुआती वाले जी को आप 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको कैलकुलेशन सही लगे। बेटे जी अब जी से जी ये निकाल के खत्म करो, 1.44 को यहां मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस क्या कहते हैं 1 माइनस 1.44 इज माइनस 0.44, और ये आपके पास में आ जाएगा बेटा माइनस का 0.44 डिवाइडेड बाई बेटा ये आपका आ जाएगा 1.44 इंटू 100%। ठीक है, अब इसको बेटा कैलकुलेशन करनी है, अब कैलकुलेशन आप कर लो 44 अपॉन 144 करके, राइट। बस तरीका ही तो सीखना है ना, तरीका ही तो सीखना है बेटा, कैलकुलेशन। अब जाहिर सी बात है मैं गुणा भाग करूंगा, टाइम लगाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। आपको 20% देगा, 30% देगा, आपसे कह दे बेटे कि जैसे मान लो रेडियस 35% डिक्रीज हो गई, तो शुरुआत में 100 है, तो फाइनल कितनी मानोगे 65, तो 65 मान के कर दो बेटा। तो ये भी आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा। क्लियर है भाई, ठीक है, बढ़ जाओ आगे बेटा, बढ़ जाओ आगे। अब हमें पढ़ना है बेटा जी वेरिएशन। वेरिएशन की स्पेलिंग बताओ, वेरिएशन इन जी। जी में बेटा वेरिएशन करना है, ठीक है, वेरिएशन करना है। अब जी में वेरिएशन कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे, बिल्कुल बेटा, कैसे कैसे हो सकता है वेरिएशन। वेरिएशन हो सकता है बेटा जी ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट। हाइट की वजह से कैसे होगा, हाइट की वजह से कैसे होगा, देखो बेटा हाइट अगर ज्यादा है लार्ज हाइट की बात करें, है ना, बाइनोमियल थ्योरम में पहले दिन मैंने बताया था बेटा कैसे आएगा। तो जी हमारे पास होता है जीएम बाई आर स्क्वायर, जी डैश होगा बेटे अगर आप हाइट बढ़ा दोगे तो जीएम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, डिवाइड करोगे बेटा जीएम से जीएम कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देख लो कि ये वैल्यू बेटे ऊपर आ जाएगी आपके पास, तो आप इसको क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू। अब इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा के आर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि बेटा जी ये आपके पास कुछ आ जाएगा जी बाई जी डैश इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, आर प्लस एच का स्क्वायर ऊपर, आर नीचे, इसका स्क्वायर। पलट दो बेटा, इसको पलट दो, तो मैं सीधा यहां इसकी वैल्यू पुट करूंगा, मैं लिखूंगा जी डैश इज इक्वल टू, उल्टा किया इसको मल्टीप्लाई किया बेटा, और ये आ जाएगा आपके पास में आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। क्या यही आएगा, क्या मैं इसको मिटा दूं। स्मॉल हाइट के लिए बस मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवर्स करके -2 करूंगा और बाइनोमियल लगा दूंगा, ठीक है। स्मॉल हाइट के लिए यही बताओ, स्मॉल हाइट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल हाइट के लिए वही बात है ना कि फिर मैं ऊपर ले जाके पावर -2 करता, -2 को मल्टीप्लाई करता, तो अपने पास आंसर आता जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं याद कीजिए बेटे, बेसिक मैथ्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने थोड़ा बहुत बताया होगा, उस एक्सपेंशन में मैंने ये वाला फॉर्मूला भी बताया था बेटा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं अब ये सब पूरा डेरिवेशन करूं, एक बार ओके लिख दीजिए बेटा सब लोग, ठीक है। यहां पर कोई परसेंटेज चेंज की बात अगर मुझसे कर दे कि सर थोड़ा सा यहां भी परसेंटेज चेंज जो है उसकी बारिश हो जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन तो क्या बेटा, आप पता है जी यहां मल्टीप्लाई करूंगा, यहां लाके माइनस करूंगा बेटा, डेल्टा जी अपॉन जी परसेंटेज माइनस का 2h अपॉन आर इंटू 100%। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन बन जाए, अब ये कैसे आया, स्मॉल जी को यहां मल्टीप्लाई करो, फिर वो आके इधर माइनस होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, अब स्मॉल जी इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये स्मॉल जी अब डिवाइड में आ जाएगा बेटे, तो क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100% बेटा, ये लो -2h बाई आर इंटू 100%। क्या स्मॉल हाइट के लिए कर सकते हो, स्मॉल हाइट के लिए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। ये तो ड्यू टू हाइट है, ड्यू टू हाइट है। अब मैं बात करूं ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ में जल्दी बताओ, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई
आर। यहाँ पे डी क्या होता है? डी होता है डेप्थ। 11th क्लास होती तो डेरिवेशन बताता। प्लैनेट, फिर हाइट से नीचे आते हैं तो पूरी रेडियस आर है, डी डेप्थ नीचे आए हो तो अब सेंटर से आर माइनस डी हो गया है। फिर मास को सॉल्व करते बेटा, क्योंकि अब छोटा स्फीयर मानते, पर वो 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए बेटा, तो आप डायरेक्ट इसको लिखो। अब इसमें परसेंटेज चेंज पूछूं, ये इधर जाके बेटा डेल्टा जी, और फिर ये इधर आके डिवाइड में जी इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर इंटू 100%। बोलते जाओ बोलते जाओ। क्या ऐसा कर सकते हैं बेटा? मैं कह सकता हूं कि बोथ इंक्रीजिंग हाइट एंड इंक्रीजिंग डेप्थ। इंक्रीजिंग डेप्थ मतलब बेटा जी रिड्यूसिंग हाइट, जो भी जी डिक्रीज होता है। देख लो दोनों में माइनस आता है बेटा। सरफेस से, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर भी जी कम होता है, नीचे आने पे भी जी कम होता है बेटा। इसका मतलब जी, स्मॉल जी सबसे ज्यादा कहां होता है? अर्थ सरफेस पे। स्मॉल जी सबसे ज्यादा कहां होता है? अर्थ सरफेस पे। ओके कर दो बेटा, पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है। चलो बेटा जी, इसमें मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन का जवाब दीजिए बेटा जी। और काफी बार ये नीट में दिखाता है बेटे अपना रंग इस तरह में। क्वेश्चन, फाइंड रिलेशन, ठीक है। और बेटे हम लोग किसके बात करते हैं? फाइंड रिलेशन बिटवीन H and D. Find relation between H and D for small g becomes equal. मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स इक्वल। मतलब यह है कि जी ऊपर जाने पे भी एच कम होता है, नीचे जाने पे भी एच कम होता है। तो कितना ऊपर जाने पर भी स्मॉल जी कम होता है, नीचे जाने पर भी स्मॉल जी कम होता है बेटा। तो ऊपर जाने वाली हाइट और नीचे जाने वाली डेप्थ में क्या रिलेशन है जहां पे जी की वैल्यू बराबर हो जाती है? बताओ क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? क्या हो जाती है बेटा? बताओ क्या हो जाती है? आप वो बताओ। और मैं एक क्वेश्चन बेटा इसमें से जो मुझे याद नहीं है, पर मैं वो क्वेश्चन देख लेता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ एक क्वेश्चन है जो मेरे जबरदस्त मेमोरी में बिल्कुल भी नहीं आया है। इस क्वेश्चन का नाम है, यस, कहां पे, यस, फाइंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 25% ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सरफेस। मतलब हमें ऐसा भी एच निकालना है। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, ये क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लिख देता हूं। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड एच एट विच स्मॉल जी becomes 25% of Earth's surface। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन, जो भी लोग देख रहे हैं, एक दो लोग जरा मुझे बताना बेटा, ज्यादा कम कर देने से क्या ऐसा तो नहीं कि विजिबिलिटी इशू आ रहा है? दिखाई तो दे रहा है ना आपको? ये दिखाई दे रहा है? ठीक है। और कहाँ गया अबे आज ना, कहाँ गया? कहाँ है, कहाँ? हाँ जी, क्वेश्चन ये है, फाइंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है ये, डिक्रीज्ड बाय 0.1% विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। फाइंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिक्रीज्ड बाय 0.1%। यहां वो भी चिपका देते हैं। फाइंड एच फ्रॉम सरफेस जहां स्मॉल जी बिकम्स है, क्या है भैया? रुक जाओ, क्या बोला था मैंने? वेयर स्मॉल जी डिक्रीज बाई 0.1%। स्मॉल जी डिक्रीज्ड बाई 0.1%
फ्रॉम अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के हिसाब से बेटा 0.1% कम हो जाता है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं आंसर का वेट कर रहा हूं। बताओ बेटा जी, क्या क्या हो जाएगी इसके अंदर वैल्यू? हम्म और इसके लाइव को ऑन कर दो ऐसे। किलोमीटर में आंसर दो बेटे, लास्ट वाला मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको। अब मैं लाइव चल रहा हूं ना एकदम। बोलो। सबसे पहला तो हाँ बेटे, फाइंड रिलेशन बिटवीन एच एंड डी फॉर जी बिकम्स इक्वल। बेटे दोनों को बराबर कर दो, 1 माइनस 2h बाई आर इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, 1 माइनस डी बाई आर। दोनों को बराबर कर दो, दोनों ही तो स्मॉल जी की वैल्यू है। 1 से 1 उड़ाओ, माइनस से माइनस उड़ाओ, आर से आर उड़ाओ, 2h बराबर डी कहलाओ और आंसर आ गया करेक्ट। इसका बताओ भाई, क्या बता रहे हैं आप लोग? 2h इक्वल टू बेटा 2h इक्वल टू डी, सही है। बाकी बताओ। अरे इसको ऊपर ही कर देता हूं ना, अपने को कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना है यहाँ पे। लो, फाइंड हाइट एट विच जी बिकम्स 25% ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब बेटा जी जी डैश इज इक्वल टू, अब 1 माइनस 2h बाई आर मत लगा देना यार, 25% है यार, नेग्लिजिबल हाइट थोड़ी है, तो नेग्लिजिबल नहीं है तो अब जी पूरा क्वेश्चन जाएगा। अब आएगा जी डैश इज इक्वल टू जी, ठीक है, और ये आएगा आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। जी डैश जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 25%। तो अर्थ पे जी था तो बेटा ये जी बाई 4 हो जाएगा क्या, जी बाई 4 इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। क्या यही वैल्यू थी क्या? 25% रह जाता है ना बेटे, 25%। क्वेश्चन जरा देखना, 25% कम हो जाता है कि रह जाता है? अच्छा मैंने ये लिखा है, फाइंड एच एट विच जी बिकम्स 25%। स्मॉल जी जो है वो अर्थ वाले का 25% हो जाता है, तो 25/100 इज 1/4, तो जी डैश इज इक्वल टू जी बाई 4 हो जाता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि अर्थ सरफेस का 25% कम हो जाता है, तो मतलब समझ रहे हो बेटा वो क्या बोलते हैं, समझ रहे हो 25% कम हो जाता तो यहां पर 75% लेते बेटे, तो 3g/4। फाइंड एच एट विच स्मॉल जी बिकम्स 25% ऑफ अर्थ सरफेस। तो यहां जी है तो बेटे यहां का g/4 हो गया। लेकिन अगर ये कहते हैं कि वो हेड जहां पे 25% कम हो जाए तो बचे कितना, 75%, तो 3g/4 आता। चलो बेटा जी से जी कैंसिल, जी से जी कैंसिल, 1/4 बेटा इसको सीधा मैं कर देता हूं 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, 2r इज इक्वल टू आर। बेटा जी कुछ ये h इज इक्वल टू आर आ रहा है क्या, h इज इक्वल टू आर। बाकी लोग बेटा कोई लिख नहीं रहा है क्या, सो गए सब लोग? वो ही तो लोग है बेचारा, वो भी सो गए। ये कुशाल पता नहीं कहां गायब हो गए। यही होगा सुहानी सुमित, बता दो भाई। बस ये ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में दे दिया ना, यहां इन्होंने क्या दिया है, स्मॉल जी बिकम्स 25% ऑफ अर्थ सरफेस, तो स्मॉल जी जो है बेटे इसका 25% करेंगे तो 1/4 हो गया। लेकिन अगर ये कह देता है इस क्वेश्चन में कि वो हाइट जहां पर स्मॉल जी 25% कम हो जाता है, तो वहां पे आप लिखते हैं 75%, तो 75% 3g/4, यानी उसकी वैल्यू है कितनी, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो इस वाले का आंसर कोई दे रहा है क्या, इस वाले का बेटा? फाइंड एच फ्रॉम सरफेस जहां जी डिक्रीज्ड बाई 0.1%। मेरे बच्चे 0.1%, 0.1% ज्यादा हाइट है या कम है, मतलब आई मीन ज्यादा डिफरेंस आ रहा है या कम डिफरेंस आ रहा है बेटा?
कम डिफरेंस है, लगा दो फॉर्मूला, लगा दो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? अभी लगाओ, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h/r। तभी पता लगा सर परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है, इसको इधर ले आके बेटा जी सीधा जी डैश माइनस जी अपॉन जी कर दो, माइनस 2h/r कर दो। ये मैं क्यों बता रहा हूं जब मैं ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूं आपको? क्या ही मैं भी यार क्या दिमाग लगा रहा हूं सही में, जल्दी बताओ। डेल जी अपॉन जी परसेंटेज इज इक्वल टू माइनस का कितना था माइनस 2h/r इंटू 100%। कितना है श्रीमान? 0.1। परसेंट से परसेंट उड़ा दो बेटा जी। अब बताइए कितना आ गया? ये आपके पास में आ गया माइनस 2h/r, या मैं चलो खाली वैल्यू ले लेता हूं बेटा, ठीक है। यहां पे इसको ये 10 डिवाइड में आएगा, ये आ जाएगा बेटा, तो मैं ऊपर लिख देता हूं सीधा 10 की पावर -3। आर को यहां ले आओ तो ये आपके पास में आ जाएगा h इज इक्वल टू, और ये आपके पास में यहां आ जाएगा r/2 इंटू 10⁻⁻3। बेटा आर कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है। जरा किलोमीटर में ही आंसर बता दो तो जल्दी से, किलोमीटर में ही बता दो जल्दी से। 6400 तो 2 जीरो से तो बेटा ये वाले 2 जीरो उड़ा दो, तो 64/20 हो जाएगा कुछ। 64/20 20 दिया 60, कुछ 3.2 किलोमीटर आ रहा है क्या? इज इट 3.2 किलोमीटर आ रहा है क्या? देखो 3.2 किलोमीटर, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर 3.2 किलोमीटर पे स्मॉल जी की वैल्यू 0.1% कम हो जाती है। दैट्स नेग्लिजिबल चेंज। अब जरा सोचो कि अगर क्वेश्चन आता है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, फाइंड द वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वो जो आप 1D 2D के क्वेश्चन, वो उस पे मोशन इन वन डायमेंशन के काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन लगाते हो, उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन की सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन होती है एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। आप देख रहे हो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? 3 किलोमीटर पे 0.1% कम हुआ। इवन इफ इट इज 0.1% कम, देयर इज चेंज, देयर इज चेंज। हो सकता है 3 किलोमीटर पे इतना हो रहा है तो बिल्डिंग हो सकता है आधा किलोमीटर पे ऊपर हो तो कुछ 0.001% चेंज हो रहा हो, स्टिल देयर इज चेंज। इट मींस जो हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जो काइनेमेटिक्स है, एनएलएम है, वो कुछ उन पॉइंट्स पे चलता है बेटा जिसमें कहते हैं कुछ अजम्पशंस चलते हैं। मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट। कार जा रही है, ब्रेक लगेगा, कार कितनी दूर जाएगी, ये कितना होगा, कार ऐसे होगी, यार कार का पेट्रोल भी खर्च हो रहा है, मास वेरिएबल है, ठीक है, स्मॉल जी वेरिएबल है। तो वहां कहते हैं ना कि हम अप्रोक्सीमेशन से ज्यादा चलते हैं, राइट। सर प्लीज सॉल्व, कौन सा सॉल्व करना है भाई? अच्छा अच्छा, साइड कह रहा है क्या? मैं वही करूं, सॉल्व तो करा दिया क्या भाई? मैं इधर, यार सुमित मैं तेरे को कंटेंट दे रहा था, इसको बेटा क्लिक कर करके तू यूट्यूब पे डाल सकता है। मतलब मैंने देखा सुमित बहुत प्रमोट कर रहा है यार, थैंक यू। सुहानी थैंक्स टू यू ऑल्सो बेटा, कर्ण थैंक यू, सब आगे तुम ही लोग चलाओगे इधर। हो गया साइड में, लिखा अब आराम से, लिख लिया। दूसरे और टाइप के क्वेश्चन में चलें बेटा? चलो चलो, अच्छा एक मिनट रुक जाओ अभी यार, वेरिएशन ऑफ प्लेनेट वो तो भूल ही गया, एक और पॉइंट था, हट रहा हूँ भाई, आई मीन हटा रहा हूँ। वेरिएशन इन जी ड्यू टू अर्थ्स शेप। अर्थ का शेप क्या है जल्दी बताओ भाई, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। अर्थ का शेप क्या है? लध्वक्ष गोलार्ध, यानी कि एट इक्वेटर रेडियस इज 21 किलोमीटर ग्रेटर। बेटा इक्वेटर पे रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा है, अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो इक्वेटर पे रेडियस आर की वैल्यू बेटे ज्यादा है उधर। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि स्मॉल जी की वैल्यू कहां कम होगी कहां ज्यादा होगी? अब प्रॉपर अर्थ की ही बात कर रहा हूं बेटा। तो आप बताओ कि 1 kg शुगर परचेस करनी है, पोल्स से करोगे या इक्वेटर से? सोचो, चलो तुम सोचो, मैं तुम्हें एक और चीज सोचवाता हूं बेटा। तब तक रोटेशन ऑफ प्लेनेट को भी बता देता हूं ताकि मैं बेटे दोनों को एक साथ डिस्कस करूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ बेटा जी, अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट
टू ईस्ट अपने एक्सिस पे बेटे कितना कुछ 23.6 डिग्री झुकी हुई है क्या? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.6 डिग्री झुकी हुई है और बेटे घूम रही है, थैंक्स टू इट कि बेटे ये थोड़ी सी झुकी हुई है, ताकि मौसम इस हिसाब से भी बदल जाते हैं। प्योर ऐसे रहता ना तो ये इस एक पे इतनी फिक्स लाइट होती बेटा, ऐसे वो जो टिल्ट है उसी वजह से 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाती है। कभी आप समझना इस बात को, है ना। तो अब बताओ रोटेशन, रोटेशन ऑफ प्लैनेट, रोटेशन 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 ऑफ प्लैनेट, इसको 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 मैं करता हूं इधर, ठीक है, इसको ऊपर हटाता हूं। दिमाग सबका यहां चाहिए। ये जो है बेटा अर्थ है। अब बताओ कि अर्थ अगर घूम रही है बेटा, घूम रही है, ये है कैपिटल आर रेडियस, यहां पे बेटा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। अर्थ स्फीयर है, क्रिकेट की बॉल की तरह है, जो मतलब जो भी आप मान लो, प्रॉपर स्फीयर नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट स्फीयर मानो। अब अगर किसी स्फीयर को ऐसे घुमा रहे हो, है ना, वो टिल्ट है पर बेटा हम यहाँ पे सीधा सीधा एक्सिस पे मान रहे हैं, वो ऐसे घूम रहा है, उस बॉल पे, उस गुब्बारे पे, स्फेरिकल किसी बॉल पे एक कीड़ा बैठ जाए और स्फेरिकल बॉल ऐसे घूम रही है, उस कीड़े को क्या लगेगा, वो स्फीयर में घूम रहा है या सर्किल में घूम रहा है? सर्किल में घूम रहा है। अगर बेटा जी इसका मैं कह दूं कि जी यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, अगर ये भाई साहब घूम रहा है तो इसके घूमने से, इसके ऐसे घूमने से, यहां पे कोई कीड़ा बैठा है तो वो कीड़ा किस पर घूम रहा है? सर्किल पे ही घूम रहा है। अगर यहां पे कीड़ा बैठा दो तो बेटा वो बड़े सर्किल पे घूम रहा है। हम बड़े से ग्लोब पे आराम से बैठे हैं, ग्लोब घूम रहा है, तो अगर ग्लोब ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट है बेटा ये तो ऐसे ही घूम रहा है, सर्किल, तो जो यहां पे है वो ग्रेट सर्किल पे घूम रहा है, जो यहां पे है वो छोटे से सर्किल पे घूम रहा है। यही है जब ये ऐसे घूम रहा है। अच्छा, जो यहां पे है वो घूम ही नहीं रहा है, वो घूम नहीं रहा है, जो यहां पे है ऐसे घूम रही है बॉडी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो है, ये वाला जो है बेटे, ये किसी छोटे से सर्किल पे घूम रहा है, छोटे से सर्किल, सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है ये। समझो समझो समझो, कमेंट सेक्शन में बोलते जाओ बेटा, कमेंट सेक्शन में बोलते जाओ, क्या ये बिल्कुल सच बात समझ में आ रही है कि छोटे से सर्किल पे घूम रहा है? जैसे जैसे वो यहां पहुंचता जाएगा घूमना बंद होता जाएगा। यहां वाला बेटे बड़े सर्किल पे घूम रहा है, यहां वाला बेटा छोटे से सर्किल पे घूम रहा है, तो छोटे से सर्किल पे घूम रहा है, तो जल्दी बताओ मास m है। तो जी अगर मैं आपसे कहूं बेटे कि इस छोटे वाले की रेडियस है स्मॉल r, तो इस पे mv²/r लग रहा होगा बाहर, v²/r, r ओमेगा कर दो बेटा जी, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, mr ओमेगा²। बाहर की तरफ लग रहा है क्या mr ओमेगा²? गॉट इट बेटे, क्योंकि इस सर्किल के हिसाब से तो बाहर की तरफ mr ओमेगा² लगेगा। ये मत बोलना सर कि ऐसे क्यों नहीं लगेगा, बेटा जी वो सर्कुलर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन था, ये ग्लोब, ये 3D में है, गोला है, बॉल है, स्फीयर है। तो स्फीयर अगर स्फीयर ऐसे घूमेगा तो यहां वाला बंदा तो छोटे से सर्किल में घूमेगा, तो उस सर्किल के बाहर तो ऐसे ही लगेगा ना, ठीक है। अब किसी ने कहा कि सर इस मास पर ग्रेविटेशनल फील्ड कहां लग रहा है? मैंने कहा अभी बताता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड कहां लग रहा है। आपको नहीं लग रहा बेटा कि ग्रेविटेशनल फील्ड तो सेंटर ऑफ द अर्थ से लगता है, तो भाई वो तो खींचेगा ग्रेविटेशनल फील्ड बेटे, इस पर m, इस m को कौन खींच रहा है? सेंटर। खींच हम सबको सेंटर रहा है, कहीं भी अर्थ पे ले जाओ सबको सेंटर खींच रहा है, तो ये बात तो सच है यार, सेंटर खींच रहा है, तो ये इधर खींच रहा है। अगर मेरे बच्चों मैंने थीटा यहां बना दिया, मैंने अजम्पशन लिया है, एग्जामिनर साहब अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि बेटा ये जो है इसका नाम भी तो आर ही है ना, ये भी तो बड़ी रेडियस ही है, तो ये आर है, ये थीटा है, तो इसका ये वाला पॉइंट आर कॉस थीटा होगा बेटा, और ये वाला जो है बेटा जी आर साइन थीटा होगा, यही होगा। पर मैंने कहा कि मैं इतना दिमाग लगाने की बजाय मैं इसको बेटा और आगे बढ़ा दूं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, और ये भी थीटा है, तो बेटा ये हो जाएगा mr ओमेगा² कॉस थीटा। इसका बेटा इधर इफेक्ट लगा दूं बेटा इस साइड में, तो mr ओमेगा² कॉस थीटा। अब आप मुझे बताओ कि हमको बेटा सेंटर की तरफ जो फोर्स खींच रहा है वो mg ही है डायरेक्ट, या एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू बेटा वो mg डैश इज इक्वल टू है mg माइनस mr ओमेगा² कॉस थीटा।
एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है क्या? हम पे सिर्फ एम जी लगता है और ये एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा भूल गए, ये भी तो लगता है। ये हमें बाहर की तरफ फेंकना चाह रहा है, ये इधर खींचना चाह रहा है। अब आई होप कि ये नहीं पूछोगे सर कि इसमें से इसको क्यों हटाया। शुक्र करो घट रहा है बेटा, नहीं घट रहा होता ना अपन उड़ गए होते, अब तक खत्म हो गए होते। ठीक है बेटा जी, m से m उड़ा दो तो g डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, जो आपको सही जगह लिख लेना। जैसे ही ये फॉर्मूला मैंने लिखा तभी अचानक से मुझे किसी ने बोला कि सर स्मॉल आर को कैपिटल आर बनाओ ना। तो मैंने कहा ले भाई, इस आर का परपेंडिकुलर डाल दे, तो ये आर कॉस थीटा हो गया। ये आर का परपेंडिकुलर आर कॉस थीटा, क्या स्मॉल आर को ही आर कॉस थीटा बोल सकते हैं? तो यहां मैं लिखता हूं स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। जैसे ही आर कॉस थीटा लिख दोगे बेटा जी, हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। स्मॉल आर को जैसे ही आर कॉस थीटा लिखेंगे तो ये आर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस फॉर्मूला में ध्यान से सुनना कि भैया इस फॉर्मूला में सिर्फ कॉस थीटा आता है तो वो सर्किल आता है जिसपे हम घूम रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो वो रेडियस आता है जो अर्थ का रेडियस है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो वो आर आएगा जो अर्थ का रेडियस है, और सिर्फ कॉस थीटा आता है तो वो आर आएगा जिसपे हम घूम रहे हैं। पहले बताओ ये बात समझ में आई? क्लियर है? लिख दो बेटा गॉट इट। ठीक है ओके बिल्कुल। कुछ स्पेशल केस में आपसे पूछता हूं बेटा, मैंने लाइन खींची थी क्या हो गया मेरे भाई? हाँ ये रहा यार, ये हो क्या रहा है? g डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, कुछ भी ले लो बेटा जी, आर कॉस थीटा ले लो, आर चलो मैं आर कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थ के रेडियस पे हम बात करेंगे। यहां से बेटे मैं बोल देता हूं, इससे हम कुछ स्पेशल केसेस आपसे पूछने जा रहा हूं बेटा। स्पेशल केसेस ये हैं कि आप मुझे ये बताओ, एट पोल्स पर क्या मैं कह दूं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है? जैसे ही आए पोल्स पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, कॉस 90 जीरो होता है बेटे, कॉस 90 जीरो होता है। जी डैश इज इक्वल टू जी, और जी डैश इज इक्वल टू जी को ही हम कहते हैं बेटा जी मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। पोल्स की जगह अब बात करो बेटा एट इक्वेटर। लिखते जाओ बेटा, एट इक्वेटर पे क्या होगा? इक्वेटर यानी कि ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर। थीटा कितना हो जाएगा? देख यहां से थीटा ऐसे बना था, इक्वेटर पे ये कितना हो जाएगा वापस से? यहां से थीटा ऐसे बन रहा है, अगर ये मुंह वापस बंद कर रहे तो थीटा कितना? 0 डिग्री। तो थीटा को 0 डिग्री एट इक्वेटर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बेटे, कॉस 0 1। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। बताओ बेटा जी, क्या मैं कह दूं कि जी की मिनिमम वैल्यू इक्वेटर पे ही है? ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मिनिमम। अब बताओ इक्वेटर पे स्मॉल जी कम है, इक्वेटर पे स्मॉल जी कम है, इसका मतलब क्या हुआ? चीनी खरीदोगे यानी कि इक्वेटर पे जाओ और अपना वजन हल्का पाओ। मैं इक्वेटर जाते बेटा मुझे लगेगा मेरा वजन कम हो गया है, पर ऐसा सच में नहीं है। अरे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 19-21 का फर्क पड़ता है, राइट? ओके। सेंटर पे जी बराबर 0 बेटे, अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे बेटा जी, बिल्कुल सेंटर पे आप खुद सोचो, बिल्कुल सेंटर पे क्या होगा? आप सेंटर करते ही आर बराबर तो 0 हो जाएगा, तो स्मॉल जी, जी डैश बराबर जी नहीं हो जाएगा क्या? अरे ऐसे नहीं होगा बेटा, थीटा की वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी जो तुम यहां से दिमाग लगा रहे हो। सेंटर की वैल्यू ले रहे हो तो यहां से देखो, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। जैसे ही बोलू सेंटर पर सुनते ही जल्दी बताओ बेटा क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू, बेटा सेंटर पे पहुंच गए तो जो गहराई है
उसको तुम डिग करते 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 कहां पहुंच गए, सेंटर पहुंच गए। तो सेंटर पर डी इक्वल टू आर हो जाएगा, तो रेशियो 1 हो जाएगा बेटा, 1 - 1 0, तो जी डैश इज इक्वल टू 0, जी डैश इक्वल टू 0। यहां मत दिमाग लगाना कि सर अगर मैं आर कर दूं को 0 कर दूं तो फिर वो कहां से हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा को थोड़ी ना तुमने 0 कर दिया। डी इक्वल टू आर, सेंटर पे चले गए बेटा, सेंटर पे आपने डी को आर पुट कर दिया, जी डैश बराबर 0। व्हाट इफ अर्थ स्टार्ट स्पिनिंग विद मोर एंगुलर वेलोसिटी, ये भी तो हो सकता है बेटा। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो बेटा क्या मैं यहां से कुछ वैल्यूज यहां से, इसके बाद से तो क्वेश्चन वो आपके ऊपर है कि बेटा इसके बाद से एग्जामिनर साहब कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपसे पूछूं बेटा कि जल्दी बता दो, जैसे कि अगर ओमेगा बढ़ गया तो क्या होगा, अर्थ ने और तेज घूमना शुरू कर दिया तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ बताओ बताओ। अगर अर्थ ने और तेज घूमना शुरू कर दिया तो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, और तेज घूमना शुरू कर दिया तो क्या होगा, ओमेगा बढ़ गया तो क्या होगा। देखो, व्हाट इफ अर्थ स्टार्ट स्पिनिंग मोर फास्ट। बिल्कुल, आप बोलो कि सर देखो ये सब कांस्टेंट है, ओमेगा बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि मैं यहां पे लिख दूं बेटा कि ओमेगा बढ़ेगा जी कम हो जाएगा। अर्थ ने घूमना बंद कर दिया, अर्थ सडनली स्टॉप्ड। अगर मैं कह दूं बेटा व्हाट इफ अर्थ सडनली स्टॉप्ड, अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो क्या होगा, अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो क्या होगा। ये बोलते हैं ना बेटा जग घूमया, है ना, वो जग घूमया, ऐसे बोलने की अलग बात है, ऐसे घूमना कहते हैं। कहां जा रहे हो, मैं घूमने जा रहा हूं, घूमने सुन लिया ना, पर घूमने तो घुमा देंगे पकड़ के बेटा, घूमने जा रहे हैं। अर्थ ने घूमना बंद कर दिया, ओमेगा इक्वल टू 0, बेटे ओमेगा इक्वल टू 0 करते ही जी डैश इज इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी, बेटे जी डैश इक्वल टू जी हो जाएगा, यानी सडनली स्मॉल जी बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर तुम ये फील करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे, ये फील करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे कि सर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया, ओमेगा जीरो करते ही जी डैश इक्वल टू जी, मतलब हमारी करंट पोजीशन, क्योंकि हम पोल्स में नहीं है तो हमारा सर अचानक से स्मॉल जी बढ़ जाएगा, अचानक से हमें भारी फील होगा। तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, बहुत पहले खत्म हो जाओगे। अर्थ घूम रही है तो ओशियन भी तो घूम रहा है, हम भी तो घूम रहे हैं। अचानक कोई चलती हुई स्पीड पे ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है तो क्या होता है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो अर्थ घूमने पे एकदम से ब्रेक लग गया, ब्रेक लगते ही पूरा जो एटमॉस्फेयर हमारा घूम रहा है ये भी बिखर जाएगा फुल स्पीड से, समुद्र का पानी बिखर जाएगा, हम न जाने कहां उड़ के जाएंगे बेटा। तो ये फील करने के लिए जिंदा ही नहीं रहेंगे कि स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि अर्थ अचानक घूमना बंद कर दे, है ना। इसलिए अर्थ से रिक्वेस्ट करो भाई ऐसे ही घूमते रहो मस्त, कोई टेंशन नहीं है। ओके, बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलो मुझे बताओ बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, इफ टू मासेस, बाइनरी स्टार मान लो बेटा, बाइनरी स्टार्ट आर मूविंग इन अ सर्किल ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन फाइंड वेलोसिटी। बेटा जी दो मास जो हैं एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन में बाइनरी स्टार घूमना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, ध्यान देना। अगर ऐसा हो जाए और आपसी गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से, म्यूचुअल डिस्कशन के हिसाब से घूम रहे हैं तो भैया जी सर्किल में घूमेंगे। और आप मुझे बताओ कि मेरे बच्चे, मैं यहां से ये डिस्टेंस ले रहा हूं r, ये डिस्टेंस भी ले रहा हूं r, हर घूमने वाली चीज को mv²/r प्रोवाइड होता है, mv²/r प्रोवाइड होता है। तो इनके सिस्टम पे लग रहा है बेटा जी mv²/r। कौन भाई साहब प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन भाई साहब प्रोवाइड कर रहे हैं, म्यूचुअल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन बेटा। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, mv²/r। अब बताओ क्या लिखेंगे, g m1 m2 अपॉन r² या 2r², r² या 2r², r² या 2r²।
देखा, जितने लेक्चर सोचता हूँ, मैंने सोचा था आज ही खत्म करूंगा, पर आज होगा ही नहीं अभी। एक लेक्चर और लेना पड़ेगा। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। 2r², बिल्कुल 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 बेटे, दोनों के बीच का डिस्टेंस काउंट होगा ना, तो mv²/r ये तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक होती है, लेकिन ये बेटे दोनों के बीच के डिस्टेंस होता है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। mv²/r तो जिस सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं उसका रेडियस r, लेकिन कौन सा फोर्स घुमा रहा है, Gm1m2/r²। तो बेटे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2r, तो 2r का स्क्वायर क्या लिख देंगे बेटे, Gm²/4r²। बेटा जी क्या यहां से v फाइंड कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको? अब तो यहां से v फाइंड कर लोगे। मुझे बताओ कि अगर मैं इन दो की जगह पे 3 घुमा दूं तो क्या होगा बेटा, इन दो की जगह पे अगर 3 घुमा दूं तो क्या होगा, जल्दी बताओ। 2 की जगह पे 3 घुमा दूं बेटा, 3 m और बेटा जी ये भी m। अब बोलो, 3 घुमा दिए, बोलो। ठीक है, तीनों भी किस में घूमेंगे, सर्किल में घूमेंगे, लेकिन तीनों बेटा एक इस हिसाब से घूमेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं इसको बनाने की। मतलब मैं समझ गया कि ये सब कोशिशें बेकार थी, इसको मिटा देता हूं, बीच वाले को। सॉरी सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया यार। अच्छा, एक बार और सॉरी कर देते हैं इसको। अब मैं इसको ऐसे मिटाता हूं, हाँ जी, ऐसे। ठीक है, चलो बेटा जी, एक m यहां होगा, एक m यहां होगा, एक m यहां होगा, और ये इस हिसाब से होंगे, इस हिसाब से होंगे कि इनमें 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 सब में 60-60 डिग्री बन रहा होगा, 60-60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ये घूमेंगे, घूमेंगे सर्किल पे, लेकिन म्यूचुअली बेटा इनके बीच में जो होगा वो 60-60 डिग्री होगा, इस तरीके से, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल पे घूमेंगे। यहां से बताइए कैलकुलेशन कैसे करें बेटा जी, क्योंकि सेंटर जो हमारे पास आएगा वो सेंटर, थोड़ा सा इसको नीचे बनाना, मैंने शायद थोड़ा बेटा ज्यादा वैसे बना दिया, तो ये जिस सेंटर पे घूमेगा वो सेंटर आप कैसे निकालोगे, ये बताओ क्या आएगा बेटा, सेंटर बताओ इसके बीच में। थोड़ा सा मासेस मेरे को और नीचे बनाने चाहिए थे बेटा। ठीक है, मैं रुको इस वाले को दोबारा से बनाता हूं, इस वाले को बेटा दोबारा से आपके सामने पेशे खिदमत करता हूं, रुक जाओ, पहले मैं सर्किल बना देता हूं। क्यों नहीं आ रहा, अब यहां पे करो बेटा इसको, ये m है, इस हिसाब से करना, ये भी m है बेटा, ये m है, ठीक है, ये आ गया बेटा जी इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां से कोई भी डिस्टेंस गिवन हो सकती है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं बेटा जी कि मुझे जो डिस्टेंस पता है वो डिस्टेंस क्या है कि वो ये L है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बेटा जी हर तरफ 60 डिग्री है, तो आप आई होप यू अंडरस्टैंड कि सब तरफ जो लेंथ है बेटा वो L है, और ये लेंथ भी L है, मासेज ये हैं, कॉमन सेंटर ये रहा। अब बताओ इक्वेशन क्या लगाऊं, इक्वेशन बता दो बस जल्दी से। अच्छा, सुमित ने करेक्ट की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। इक्वेशन, इक्वेशन बता दो कौन सी लगेगी उसमें। इक्वेशन कौन सी लगेगी बेटा, तो सबसे पहले तो किसी एक पे नेट फोर्स निकाल लो बेटा, किसी एक पे नेट फोर्स कितना लगेगा बेटा, ये इसको ऐसे खींचेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा, बीच में बेटे एंगल 60 डिग्री है, जल्दी बताओ क्या इसमें दोनों को Gm²/L², बेटे कुछ आपको नहीं लग रहा कि ये 2f cos θ/2 लग रहा है, ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, फोर्स की वैल्यू सेम है बेटा, थीटा है, 2f cos θ/2 यानी कि 2 ब्रैकेट
ब्रैकेट जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉस 60/2। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे जी 2 GM² अपॉन एल स्क्वायर कॉस 30। आप सीधा बोलोगे सर सीधा √3f लिखो ना यार, √3 GM² अपॉन एल स्क्वायर। ये अब इसको घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो यही फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेटा जी घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mv² अपॉन r है। जरा बताओ बेटा ये जिस सर्किल पे घूम रहे हैं रेडियस कितनी है उसकी, क्या लिखूं बताओ। mv² अपॉन r, बेटा रेडियस कितनी है, कोई बताएगा ये कितनी होती है डिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल की, कॉर्नर से सेंटर के बीच में बेटा कितनी डिस्टेंस होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल, कॉर्नर से सेंटर के बीच में। L/√3 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 mv²/r इक्वल टू g इक्वल टू √3 GM² अपॉन अब बेटा ये आ जाएगा mv² अपॉन एल स्क्वायर, डिवाइड वाला √3 ऊपर आके बेटा कितना हो गया 3 हो गया, इक्वल टू √3 GM² अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा देख लेना ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 ऊपर आ गया 3mv², बेटे 1m से m कैंसिल, v² इक्वल टू हो जाएगा बेटा √3 GM अपॉन, थोड़ा सा देखना है मैंने, मुझे लग रहा है पता नहीं कहीं गलती करी है मैंने, देख रहा कुछ बेटे मिस्टेक की है क्या मैंने, mv² अपॉन r कितना है बेटा L/√3, अच्छा L/√3, हाँ, मेरे को लग ही रहा था बेटा, बिल्कुल mv² अपॉन r होगा ना, यही मिस्टेक की, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में, इसको हटा दो, तो ये ऊपर आ जाएगा √3 mv² अपॉन l इक्वल टू √3 GM² अपॉन एल स्क्वायर। हम यहाँ पे एक l से l उड़ा देंगे, एक m से m उड़ा देंगे बेटा, ठीक है। और मैंने कोई और दिक्कत नहीं की बेटे, क्या √3 से √3 भी उड़ जाएगा क्या यार, L/√3 आ गया बेटा, √3 से √3 उड़ा दो, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास में v इक्वल टू √GM/, देखना यही आ रहा है क्या, देखना बेटा यही आ रहा है क्या, एक बार क्रॉस वेरीफाई करना, तो देखना कैलकुलेशन वाइज यही आ रहा है क्या, बताओ क्या यही आ रहा है, ऐसे मैं फोटो खिंचवाऊंगा यूं करके